अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ख़वातीन व हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक इंतहाई अहम सेशन के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे बीच में माया नाज और रिसर्च के माहिर हम स्कॉलर्स भी हैं, जिसमें बिलखुसूस प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज़ मालिक साहब भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब का मुख्तसर तारुफ होगा और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। और गुफ्तगू मुकम्मल होगी तो आखिर में 15 मिनट आप सब अहबाब को क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए दिए जाएंगे, तो उसमें आपने अपने सवालात रखने हैं। मुख्तसर सवाल हो ताकि जल्द ही ज़्यादा सवालात लिए जा सके। और फिर ये है कि चूंकि आज का जो हमारा ये सेशन होगा, तो ये रिसर्च आर्टिकल को कैसे लिखा जाए और उसके लिए मौजू का इंतखाब कैसे किया जाए, और फिर जब पब्लिश करने का वक्त आए तो एक तालिब इल्म को अ, ये चैलेंज होता है कि कौन सा बाएतमाद जर्नल हो जिसकी तरफ मैं अपने आर्टिकल को भेजूं और वो पब्लिश भी हो जाए, क्योंकि फेक भी होते हैं और आप से रकम भी ले ली जाती है, लेकिन उसके बाद फिर जो आपका आर्टिकल है वो ज़ाया हो जाता है, या किसी और नाम से किसी और जगह पे पब्लिश तो हो जाता है लेकिन आपको वो नहीं मिलता। तो इस तरीके से भी बड़े यहाँ पे इसमें चीज़ें होती हैं। तो ऐसी जगह पे आपको रहनुमाई की बड़ी ज़रूरत होती है, शदीद ज़रूरत होती है। एक नहीं बल्कि दसियों रिसर्च पेपर्स आपने अपने पब्लिश करने हैं आगे चलकर, क्योंकि थीसिस तो आप किसी एक मौजू पे लिख रहे होंगे, लेकिन उस मौजू के दाएं बाएं जो उसकी शाखें बनेगी, उन शाखों के ऊपर आपको बहुत कुछ काम करने की खुद ज़रूरत महसूस होगी कि ये वाली शाख इसकी तशना रह गई है, ये वाला पहलू इसका तिश्ना रह गया, लिहाजा में मुझे इसके ऊपर रिसर्च पेपर जो है ना वो पब्लिश करना पड़ गया। तो ऐसी जगहों पे फिर इंशाल्लाह आपके साथ अभी से ही आपकी जैनसाजी भी इसमें हो गई है और आपको तरीका भी आ जाना है, और साथ ही इंशाल्लाह आपके बाएतमाद जो रिसर्च जर्नल्स होंगे उनका तारुफ भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब का ताल्लुक सरगोधा से है, और डॉक्टर साहब माशाल्लाह से 2020 में आपने पीएचडी मुकम्मल की है उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और इस वक्त डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जीसीयू फैसलाबाद के अंदर ही, और डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है इनका। और मैं एक देख रहा हूँ कि पूरी एक आपके गूगल स्कॉलर के ऊपर एक फहरिस्त है आर्टिकल्स की, जो उर्दू के अंदर भी हैं, इंग्लिश के अंदर भी हैं, और उर्दू अदब के अंदर डॉक्टर साहब को एक कमाल महारत हासिल है। और ये आप सबके लिए भी, हमारे लिए भी खुशकिस्मती है कि चूंकि आपके जो थीसिस होंगे, मकाले होंगे, वो उर्दू में होंगे, तो उर्दू के अंदर इनको अल्लाह ताला ने एक मलका दिया है। तो इसमें ये आपका इंशाल्लाह काफ़ी आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। आपको बाद में मकाले के लिखने के दौरान भी आपको इंशाल्लाह हम इनको जहमत देंगे कि आपको एक आध सेशन फिर दें कि मकाला कैसे तहरीर किया जाए, या रिसर्च प्रपोजल को कैसे डिज़ाइन किया जाए, सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाए। तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। मैं अगर उनके टाइटल्स को पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम चाहिए होगा। तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप डॉक्टर साहब के गूगल स्कॉलर को जाकर खुद सर्च करें, जो कि आप सब ने अपने गूगल स्कॉलर की आईडी बना दी है। तो ये आज का जो सेशन होगा कि रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखा जाए और रिसर्च आर्टिकल को फिर कैसे पब्लिश किया जाए, इस हवाले से डॉक्टर साहब की तफसीली गुफ्तगू को हम सुनते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आखिर तक मौजूद रहें, क्योंकि बीच में किसी भी वक्त सेशन के दौरान चैट बॉक्स के अंदर आपको हाजिरी लिंक दिया जाएगा, और वो उस हाजिरी लिंक के ऊपर हाजिरी लगाने वालों को ही ई सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, यानी उनको सर्टिफिकेट भी इस सेशन का भेजा जाएगा, जो कल को आप अपनी सीवी के अंदर उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही मुफीद साबित होगा आपके लिए। तो इसलिए हाजिरी का लिंक जब भेजा जाए तो प्लीज़ अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू जी। अब आपके हाथ में है माइक, और आप अपनी गुफ्तगू शुरू कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ यकीनन सब तक पहुंच रही होगी। आवाज़ में और थोड़ा सा शोर आ रहा है डॉक्टर साहब, और थोड़ी स्लो है। अगर कोशिश करें थोड़ा करीब हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा जी। जी, अब आवाज़ मेरे ख्याल है इससे जी। बेहतर हो गई होगी। जी बेहतर हो गई जी, जी बेहतर हो जी, गई। जी, आप के साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है। मेरा ख्याल है कि आपको जी। नज़र आ रहा होगा जी स्क्रीन नज़र आ स्क्रीन। रही है। जी, हाँ।
पहली बात, हमने अपनी आज की जो गुफ्तगू है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा वो हिस्सा है कि जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे कि अच्छा रिसर्च आर्टिकल लिखने के क्या तरीके हैं, और इस रिसर्च आर्टिकल को छापने के लिए हमें अपने जर्नल्स का इंतखाब कैसे करना है। फिर हम अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में एक रिसर्च आर्टिकल लिखने के बाद उसको किसी भी जर्नल में किस तरह से सबमिट करते हैं, और उसको तरीका क्या होता है, हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अभी हम पहले हिस्से में मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अपनी जो फील्ड है वो आपकी क्या है। आप ज़्यादातर जो मेरे इस वक्त सामीन हैं, मेरा ख्याल है कि उनका ताल्लुक जो है वो मज़हब के साथ है। ख़ास तौर पर चूँकि मदरसे के तालिब इल्म हैं, तो मदरसे के तालिब इल्मों को मुफ्ती साहब ने जो मॉडर्न रिसर्च हो रही है और जो इस वक्त करंट सिनेरियो है उसके साथ जोड़ने की कोशिश की है, जिस पर मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप लोगों को भी इनको ममनून होना चाहिए कि इन्होंने आपको उस कंफर्ट जोन से निकालकर जो दुनिया की रिक्वायरमेंट इस वक्त चल रही है उसके साथ जोड़ने की कोशिश की है, ताकि आप जो है ना वो क्लीशे बन के ना रह जाएं। और ये बहुत अच्छी कोशिश है। इसमें हम मुफ्ती साहब के साथ हैं, और जहाँ भी इन्हें हमारी ज़रूरत होगी तो हम इनके साथ खड़े होंगे। रिलीजन के अंदर कुछ नए, अगर आप देखें 20th सेंचुरी के अंदर, तो कुछ नए चैलेंजेस हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ बहुत तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही, आगे की तरफ बढ़ रही है। और दुनिया के अंदर जो नए इनकलाबात हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त, वो पूरी दुनिया को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिसको हम शॉर्ट वे में एआई कह सकते हैं। दूसरा बड़ा जो चैलेंज होगा इस सदी के अंदर इल्मी दुनिया के अंदर, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक इनकलाब बर्पा करने जा रही है, और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस एथिकली भी आएंगे, और जाहिर है कि जो मज़ाहिब पढ़ने वाले लोग हैं, अदियान पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए भी चैलेंज होगा कि इस नए इन्वेंशन और इस नई सूरत हाल से वो किस तरह से निपटेंगे। एआई के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खासतौर पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो शोबा है, इसमें बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, और नए चैलेंजेस जो हैं वो हमें सामने आ रहे हैं। आपकी रिसर्च का जो मतम नज़र है कि हमने अपने रिलीजन को जो नई तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके साथ कैसे जोड़ना है, और उनको कैसे एड्रेस करना है, जाहिर है तो नए मौजूद, तो इसके लिए आपको बैनुल उलूमी होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इससे इख्तिलाफ भी हो। वो लोग जो बैनुल उलूमी नहीं होते, मुख्तलिफ उलूम का मुताला नहीं करते, वो कभी भी अपने रिलीजन की खिदमत नहीं कर रहे होते। ज़ाहिर है कि नए उलूम को एड्रेस करना ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है, और जब डॉक्टर साहब आप एक्सक्यूज प्रीचर मी, हैं। आवाज थोड़ी स्लो होती चली जा रही है। जी जी। और अब हाँ, स्क्रीन पर कोई डॉक्यूमेंट अभी तक नजर नहीं आ रहा, तो शायद आपने कोई ओपन किया है। नहीं, अभी मैंने कोई ओपन नहीं किया। मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम अपने इसका बता दें, फिर उसके बाद हम सबमिशन की तरफ जाएंगे, तो फिर वहाँ पर मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब जो है वो मुमकिन है, तो लिहाजा हमें अपने रिसर्च का जो मैदान है उसका तयन करना चाहिए। सो बैनुल उलूमी जो तहकीक है वो जब तक आप नहीं करेंगे तो आप वहीं तक मौजूद रहेंगे जिस तरह के पहले मौजूद थे। सो अब इस वक्त आपको सबसे पहले कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिखने के उसके लिए आपको अपना मैदान मुंतखब करना है। जब तक आप उस मैदान को मुंतखब नहीं करते, सो डेफिनेटली फिर जो है वो आप की रिसर्च जो है वो उन्हीं बुनियादों पर मौजूद रहेगी जहाँ से हम कई सालों से और सदियों से करते चले आ रहे हैं। तो मैदान
सेलेक्ट करने के बाद अगला मरहला जो है वो हमारा रिसर्च आर्टिकल लिखने का आता है। जो भी रिसर्च आर्टिकल होता है उसके कई हिस्से हैं। उसका एक सबसे पहला हिस्सा जिस पर मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा कि सिस्टम के अगर करीब रहें एक डॉक्टर जो साहब, आवाज स्लो आ रही है, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। जी जी, अब जी जी आवाज जी, बस इसी, बेहतर हुई है। इसी संप में ही रहिएगा जी। जी जी, अब ठीक है जी। चले चले, अब इसका मतलब है कि ठीक है, तो मैं इसी जगह रहता हूँ। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि रिसर्च आर्टिकल, एक रिसर्च आर्टिकल के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। पहला और बुनियादी हिस्सा जो होता है, जो पहला हिस्सा है, उसमें हम कोई अ, मफरूज़ा कायम करते हैं तहकीक के हवाले से। मफरूज़े से मुराद मेरा जो है ना, वो है, अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक 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 आप इसके लिए मफरूज़े के लिए अंग्रेजी में क्या लफ्ज़ है, अच्छा जो भी है, लेकिन फर्जी है तहकीक की आप मफरूज़े शुरू। के लिए हाइपोथेसिस का लफ्ज हम इस्तेमाल कर हाइपोथेसिस। सकते हैं। जी 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 जी। हाइपोथेसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही। हाइपोथेसिस जो है ना, वो आपने जनरेट करना है। जब तक आप किसी रिसर्च आर्टिकल के अंदर अपना फर्जिया तहकीक या हाइपोथेसिस नहीं बनाते, वो एक म्यारी आर्टिकल तस्वुर नहीं किया जाता। हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए अगले मरहले के अंदर आप उसके हवाले से दलाइल लेके आते हैं। अब जो दलाइल हैं, जाहिर है कि उनका जो ताल्लुक है वो आपके हाइपोथेसिस के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब दलाइल दो तरह के होंगे, एक डिडक्टिव लॉजिक से ताल्लुक रखेगा, या फिर दलाइल जो होंगे वो इंडक्टिव लॉजिक से ताल्लुक रखेंगे। जो डिडक्टिव लॉजिक है वो ज़्यादातर हमारे यहाँ, जो रिलीजन की हम बात करते हैं या लिटरेचर की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो पहले से मौजूद उसूलो ज़वाबित हैं, उनसे ही नतायज अखज़ करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर हमारे यहाँ डिडक्टिव लॉजिक चलती है। इंडक्टिव लॉजिक जो होती है ये साइंसेज में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और इंडक्टिव लॉजिक के लिए ज़ाहिर है कि हमें एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता है। हम लिटरेचर और रिलीजन वाले जो हैं, ये इंडक्टिव लॉजिक में भी काम ले सकते हैं। ज़ाहिर है इसके लिए हमें फील्ड में निकलना होगा, कुछ सर्वेज करने होंगे, वहां से डाटा इकट्ठा करना होगा, फिर उस डाटा को एनालाइज करना होगा। एनालाइज करने के बाद उसमें से इन्फेरेंसेस या उसमें से नताइज का इस्तिंबात करना होगा। सो ये दो तरह की लॉजिक्स जो होती हैं, ये अमूमन रिसर्च के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो आप अपने हाइपोथेसिस को या तो निगेट करेंगे ये चीजें, या फिर आप जो होगी उसको उसकी मदद करेंगी या उसको तक़वियत बख्शेंगी। तो आपके जो आगे दलाइल होंगे या सबूत होंगे, वो हाइपोथेसिस के बाद आएंगे, और सारी बहस करने के बाद एंड पर आपने उन दलाइल के देने के बाद नताइज अख्ज़ करने होते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें ये चीज़ें डिस्क्राइब कर दी जाती हैं, लेकिन आर्टिकल के एंड पे कोई नताइज हासिल बहस या मा हसल जिसे आप कहते हैं, वो मौजूद ही नहीं होता। बस एक तरफ से लिखा और बीच में से हवाले डाल दिए, और अचानक बात खत्म होगी, और इसके बाद आर्टिकल बस। मेरे ख्याल में ये एक मयारी आर्टिकल नहीं होता। आप बाकायदा मंतिक से अपने दलाइल को साबित करके उसमें से नताइज अखज़ करते हैं। तो इस तरह से आपके आर्टिकल की जो कंप्लीशन है वो होती है। यानी पहला हिस्सा हाइपोथेसिस, फिर उसके अंदर लॉजिक, और फिर आखिर पे उसके नताइज जो हैं वो अखज़ करके आप एक रिसर्च आर्टिकल बनाते हैं। रिसर्च आर्टिकल को सबमिट करने से पहले जो किसी भी रिसर्च जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें दो तीन चीज़ों का आपने बतौर ख़ास ख्याल रखना है। जब भी आप भी किसी रिसर्च जर्नल की वेबसाइट पर जाएंगे, तो उससे पहले आपके पास उस आर्टिकल का इंग्लिश टाइटल, उर्दू टाइटल, अंग्रेजी में और उर्दू दोनों में होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए। अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर भी आपको सबमिट करते हुए मसला होगा। इसके अलावा कीवर्ड्स भी निकालने हैं। कीवर्ड्स
भी लाजमी होते हैं। जाहिर है कि जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उनके लिए साइटेशन का एक होता है, एक हाई क्वालिटी रिसर्च जर्नल्स उसी सूरत में उसकी रैंकिंग में शामिल हो पाता है जब उसकी साइटेशन ज़्यादा हो। और जिसकी साइटेशन ज़्यादा होगी वो हाई क्वालिटी रिसर्च जर्नल कहलाएगा। जाहिर है इसके बाद कीवर्ड्स के बाद रेफरेंसेस, ये आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, उर्दू में भी और रोमन जुबान के अंदर भी मौजूद होने चाहिए। आपके पास इंग्लिश टाइटल, उर्दू टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड और रेफरेंसेस मौजूद हैं, तो उस सूरत में आप रिसर्च आर्टिकल को किसी भी रिसर्च जर्नल में सबमिट करने के काबिल हो जाते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं है तो जाहिर है कि जब आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर होंगे तो फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। ये चीजें आपके पास अगर मौजूद हैं तो फिर हम इस रिसर्च जर्नल को जो है वो हम सबमिट कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक रिसर्च आर्टिकल जो है वो सबमिट करूंगा, ताकि आपको सबमिट करना है। स्क्रीन मेरी आपके साथ शेयर हो रही है, तो मैं जी डॉक्टर मेरा साहब, ख्याल अभी है कि दोबारा आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। दोबारा से ठीक होगा। मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ। ये रिसर्च शेयर, और जी अब आपको मेरा ख्याल है स्क्रीन शेयर होगी होगी। जी जी, ओके। अच्छा, अब मैं जो है ना जाता हूँ इसके ऊपर। एक रिसर्च जर्नल जो हम चलाते हैं उसका नाम है तहकीक व तज्जिया। सो उसकी मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ। ये आपके सामने तहकीक व तज्जिया की वेबसाइट है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारा कुछ जो है वो तहकीक व तज्जिया लिखेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के प्रीफेस जो है वो नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो इसके बिल्कुल राइट कॉर्नर पे रजिस्टर, जो पहली बार आर्टिकल सबमिट कर रहा है उसके लिए यहाँ रजिस्टर का लफ्ज बना हुआ है। इसमें रजिस्टर होंगे, यानी मैं आपके सामने इसको क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो रहा है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक आर्टिकल जो है वो सबमिट करूँगा, ताकि आप इसको गौर देख सकें और फिर आप जब करें तो आपके लिए मसला ना हो। आप ये लिखा हुआ है जो किसी भी शख्स का आर्टिकल अगर आप सबमिट करें, तो मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ, अ, मोहम्मद अमजद, ये मैंने लिखा है। इसी तरह फैमिली नेम भी अगर उसका यही है तो बेशक यही लिख दें या कोई और है। इसके बाद अफिलिएशन पूछी जाती है। अफिलिएशन का मतलब होता है कि आपका इदारा कौन सा है, किस इदारे से मुंसलिक है। आप अगर एम फिल, पीएचडी या बीएस या किसी भी लेवल पे ज़ाहिर है किसी न किसी इदारे से आप मुंसलिक हैं, तो यहाँ पर इदारे, मैं यहाँ पर इदारे का नाम लिख रहा हूँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, IIUI मैंने लिखा है। तो अब जाहिर है इसकी कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान को क्लिक कर दूंगा। अब इस जगह पर जो रिसर्चर है उसकी हमें ना उसकी आईडी चाहिए, उसका वो चाहिए ईमेल। सो ईमेल इसकी मेरे पास मौजूद थी, मैं देखता हूँ अगर मिल जाती है तो मैं उसकी असल वाली ईमेल इसका, ये देखें आप, मैं यहाँ से इसका ईमेल आईडी जो है वो कॉपी कर रहा हूँ। जी हाँ, इसकी ईमेल आईडी आ गई। इसके बाद यूजर नेम, मैंने इसके बाद ये अपना पासवर्ड बनाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इस पार्ट में को वो पूछ रहा है कि रिपीट करें। जाहिर है इसके बाद, जाहिर है आप जो उसकी रिसर्च जर्नल ने ये पूछा हुआ है कि आई एग्री टू हैव माय डेटा कलेक्टेड एंड स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइवेसी स्टेटमेंट। आपने इसके साथ एग्री किया है। आई वुड लाइक टू बी नोटिफाइड ऑफ न्यू पब्लिकेशंस एंड अनाउंसमेंट्स। यानी अगर कोई नई पब्लिकेशंस आपके टॉपिक से रिलेटेड आती है तो बहुत सारी इंडेक्सिंग एजेंसीज ऐसी होती हैं जो आपको मेल कर देती हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपका रिसर्च एरिया है उसके हवाले से नया क्या कुछ आ रहा है। तो इसी तरह यह फॉर्म मुकम्मल हो गया है। अब मैं इसको रजिस्टर करूंगा तो हम इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। आपने जो यूज़र नेम बनाया है और जो आपने इसको पासवर्ड दिया है वो आपने याद रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी आर्टिकल सबमिट करें तो फिर आप इसके ऊपर रजिस्टर ना हो बल्कि डायरेक्ट जो है वो लॉगिन हो जाए वही यूज़र नेम और पासवर्ड देखकर। बार बार इस फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत महसूस ना हो। इसके बाद हम आ चुके, पहली बार हमने अपना आर्टिकल सबमिट करना है तो इसके लिए हम न्यू सबमिशन में जाएंगे। तो न्यू सबमिशन का यहाँ पर हमारे पास आइकॉन आ रहा है। सो ये आप, मैंने इसको क्लिक किया है तो हम एक नई विंडो में आ गए हैं। क्योंकि ये पहली बार सबमिशन हो रही है तो क्यू में कोई भी आर्टिकल मौजूद नहीं है। सो हम यहाँ पर जाएंगे न्यू सबमिशन के ऊपर। तो वो हमसे पूछेगा ये, खुल गया कुछ चीज़ें, उस हवाले से आप इसके साथ एग्री करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर एडिटर के लिए अगर आप कोई कमेंट्स छोड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं छोड़ना चाहते तो मेरा ख्याल है ये कोई कंपलसरी नहीं होता। इसी तरह कोरिस्पॉन्डिंग का जो कंटेक्ट है उसके साथ वो पूछ रहा है कि आई वुड लाइक टू बी कंटेक्टेड अबाउट दिस सबमिशंस। तो आपको वो जैसी सबमिशन होगी जो ईमेल हमने दिया हुआ है वो उसको उसकी इत्तला मिल जाएगी कि आपका आर्टिकल जो है वो सबमिट हो गया है। इसको फॉर्म को फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज सेव हो जाएगा और हम अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगे। यानी अब एंटर मेटा डाटा। मेटा डाटा, सॉरी, इस मरहले पर हम इसकी जो आर्टिकल है इसकी फाइल यहाँ पर करेंगे, ऐड फाइल। ये मैंने खोला है तो इसकी जो फाइल है वो इस आर्टिकल की वो मेरे पास मौजूद है तो मैं उसको यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। ये आपके सामने अपलोड हुई। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं कि आर्टिकल टेक्स्ट है या कोई अदर फाइल है। अदर फाइल क्यों पूछ रहा है? इसकी दो वजूहत होती हैं इस सिस्टम के अंदर। एक तो टेक्स्ट आर्टिकल्स होता है और बाज आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर पिक्चर्स होती हैं, कुछ ग्राफ्स बने हुए होते हैं। तो वो अलग से बाज दफा एडिटर जो है वो मांगते हैं क्योंकि जब हम वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं तो उसके लिए वो अलग से हमें चाहिए होते हैं। सो इसलिए चूंकि ये वाली जो फाइल मैंने अपलोड की है ये टेक्स्ट फाइल है और इसके अंदर कोई पिक्चर्स या ग्राफ्स नहीं है तो इसलिए मैं इसको टेक्स्ट की आर्टिकल वाली फाइल करार देता हूँ। तो इसके बाद ये फाइल जो है वो सबमिट हो गई है और फिर इसको मैं कर रहा हूँ सेव एंड कंटिन्यू। ये मैंने इसके ऊपर सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब मैंने पहले आपसे कहा था कि आपको आर्टिकल का टाइटल जो है वो पता होना चाहिए। तो इस वक्त मेरे सामने जो आर्टिकल खुला हुआ है वो यही है। सो इसके, हाँ ये देख रहे हैं, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पर आ जाएगा। और इससे पहले प्रीफिक्स ये पूछ रहा है, इनमें से आपने से दो सिलेक्ट करने हैं, या ए या डी। ये आर्टिकल्स भी हम इन्हें कहते हैं और ये इसके साथ जाहिर है टाइटल कह सकते हैं। अगर इसका कोई सब टाइटल नहीं है
तो ये आप छोड़ सकते हैं। अगर आपकी मजमून का कुछ सब टाइटल भी है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट जो है वो देना है। एब्स्ट्रैक्ट चूंकि लिखा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ से ही इस एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो वहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद ये आप देख रहे हैं उसका मोहम्मद अमजद जो है ना, वो उसका सारा डाटा, उसकी ईमेल, ऑथर, और ये सारा आ रहा है। इसके बाद अगला स्टेप जो है ना कीवर्ड्स का है। कीवर्ड्स के लिए थोड़ी सी एहतियात आपने जो करनी है। कीवर्ड्स जाहिर है कि ये आर्टिकल्स को सेंडिंग में बहुत ही रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ पर उसने कुछ बनाए हुए हैं आर्टिकल्स, तो चूंकि ज़्यादातर सर्चिंग इंग्लिश में होती है तो मैं ये इसका आर्टिकल का ये आपने एक कीवर्ड करने के बाद इसके ऊपर आप एंटर करेंगे। अगर आपने कट पेस्ट किया तो वो पूरा एक ही समझेगा कंप्यूटर इसको कि ये एक ही कीवर्ड है। तो इसलिए इसको अलग अलग हर जो कीवर्ड है उसको आपने अलग जैसे मैंने ये किया है। ये अलग से कीवर्ड है। अब तीन कीवर्ड बन गए हैं। तो इस तरह ये आपने अलग अलग करने हैं। ये आप देखें, अगर आप एक ही करेंगे और एक बार तो एक कीवर्ड, जितने कीवर्ड्स ज़ाहिर ट्रेंडिंग में होंगे इस तरह से उसको सर्चिंग में जो होती है कोई भी इंडेक्सिंग एजेंसी जो उसको रेट कर रही होती है, या आपके साइटेशन जो होती हैं उस के हवाले से ये इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसके आपसे कीवर्ड्स लिए जाते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हम जो है वो अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगे। अगले मरहला कंफर्मेशन का है। इसमें जो पूछ रहा है कि आपने जो सारा डाटा अपलोड किया है वो ठीक है, तो फिर हम फिनिश सबमिशन की तरफ बढ़ते हैं, और इस दौरान अगर आपसे कोई गलती है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सो कंफर्मेशन के बाद हम जब फिनिश करेंगे सबमिशन और फिर ओके का बटन दबाएंगे तो ये आर्टिकल जो है वो सबमिट हो जाएगा। और इसके साथ ही जिस ईमेल आईडी से हमने इस आर्टिकल को सबमिट किया था उसको ईमेल चली जाएगी, या आपने खुद किया है तो आपको ईमेल आ जाएगी कि रिसर्च जर्नल के अंदर आर्टिकल जो है वो सबमिट हो गया है। अगर हम डैशबोर्ड की तरफ वापस बढ़ें तो अब सूरत हाल यहाँ कुछ और होगी। यहाँ क्यू में 1 आ रहा है, और इसका मतलब ये है कि आपका लाइन में एक आर्टिकल लग चुका है। इसी तरह अगर आपने 2 सबमिट किए हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा। और 86 नंबर का मतलब आई थिंक ये होगा कि इस रिसर्च जर्नल को 86 जो है ना आर्टिकल जो है वो कंप्लीट होने हैं, और यहाँ पर आपकी सबमिशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके सामने ये जो मैंने सबमिशन की है ये हमारा ये जो है अपने माइक बंद तजिया करें भाई। तजिया उस में ये है आर्टिकल सबमिट करने का तरीका। और मोस्टली ज्यादातर जो मैगजीन ओजेएस के ऊपर चल रहे होते हैं उनके अंदर यही तरीका कार इख्तियार किया जाता है। अब जब ये आर्टिकल आप सबमिट करेंगे और एडिटर के पास जो लॉगिन है वो उससे उसको देख लेगा कि नया आर्टिकल जो है वो आ चुका है। अब जब आप आर्टिकल सबमिट करते हैं तो इस सबमिशन से पहले आपको उस रिसर्च जर्नल जो होता है उसकी ऑब्जेक्टिव्स और उसका स्कोप देख लेना चाहिए। अगर आपका आर्टिकल उसके ऑब्जेक्टिव रिसर्च जर्नल
उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप के साथ मैच हो रहा है, तब आप उसको आर्टिकल सबमिट करें। अगर उसके साथ मैच नहीं हो रहा तो आप गलत जगह पर अपना आर्टिकल सबमिट कर रहे हैं। सो इससे अवॉइड कीजिए, क्योंकि उनकी पॉलिसी के जब मुतजाद चीज आएगी तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो आपको नहीं छापेगा। और अगर छप भी गया तो जाहिर है कि वो उसकी वैल्यू उस तरह से नहीं होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी उस तरह से नहीं रहेगी। सो किसी भी जर्नल के अंदर आर्टिकल सबमिट करने से पहले उसकी आप ऑब्जेक्टिव्स और उसकी पॉलिसी को देख लें। इसके अलावा अगर आप एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है प्रीडेटरी जर्नल्स की। प्रीडेटरी जर्नल्स वो होते हैं जो फेक जर्नल्स होते हैं, और उन जर्नल्स के अंदर जब आप आर्टिकल सबमिट करते हैं तो जाहिर है वहां पर अ, उनकी जो है ना इंडेक्सिंग में भी मसाइल होते हैं, और वो जो है जो रैंकिंग करते हैं इदारे, इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं, उनकी लिस्ट में भी नहीं होते। तो आप कहीं भी उसका जब क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है कि वहां पर आपको क्रेडिट नहीं मिल पाता। सो इसलिए ऐसे जो रिसर्च जर्नल्स हैं, आप उनसे बचें। तो अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस स्क्रीन को बेशक अगर ऑफ कर दें, जो एडमन है, तो हम मजीद सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो हम अपने बच्चों से ले सकते हैं। जी, अगर इस हवाले से कोई सवाल पूछना चाहे और किसी को कंफ्यूजन हुई हो इस सारे प्रोसेस को समझने में या रिसर्च जर्नल के हवाले से, तो वो सवाल पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं सवालात लेता हूँ अब आपके। मेरा भी एक सवाल है कि ये जो एक तहकीक व तज्ज़िया जर्नल का एक तरीका आपने बता दिया कि इस तरीके से आपका रिसर्च आर्टिकल सबमिट होगा। तो क्या, एक सवाल तो ये है कि क्या ये जैसे ही यहाँ पे सबमिट हो जाता है तो अ, उसके बाद गूगल स्कॉलर के ऊपर भी ये खुद ही शो हो जाता है, या वहां पे जाकर अलग से कोई अपलोड करना पड़ता है? नहीं, ये जो आप सबमिट करते हैं ये उस वक्त तक गूगल स्कॉलर के ऊपर शो नहीं होगा जब तक हम इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं करते। सही। ठीक है। और और गूगल स्कॉलर के ऊपर उस सूरत में होगा जब आपने गूगल स्कॉलर के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, उसको अपनी ईमेल दी हुई है, अपना नाम दिया हुआ है। तो उस ईमेल से ज़ाहिर है जितने भी आर्टिकल पब्लिश होंगे गूगल स्कॉलर खुद ही उनको वहां से उठा लेगा और आपकी एक प्रोफाइल बनाता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। शकील साहब कुछ ऐलान कर रहे हैं? बस मेरा एक सवाल भी था मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिरी लिंक भी मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया है, तो तमाम दोस्त अहबाब अपनी हाजिरी वो लगा लें। बहुत शुक्रिया आपका भी मुफ्ती हसन साहब, और डॉक्टर साहिब का भी, कि एक बेहतरीन लेक्चर इन्होंने आज हमें उससे बहरावर फरमाया। और हम आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए तहे दिल से ममनून और मशकूर है। सर, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि अभी खुद में एक आर्टिकल मैंने लिखा है, सुपरवाइजर को अपने भेजा हुआ है, वो अभी उसकी रीचेकिंग कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, हम्म, कि जिस तरह मकाले में हम करते हैं कि पहले तारुफ और अहमियत लिखते हैं, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, और फिर मैं ये हम्म। तहकीक मेरी कौन सी होगी, क्वांटिटिव, क्वालिटेटिव, या किस तरह की, तो क्या वो तमाम चीज़ें भी लाकर हमने आर्टिकल में मेंशन करनी होती है? आर्टिकल में वही हमने तरीका अपनाना होता है, या आम आर्टिकल्स की तरह ये भी हम बस एक सिंपल सा शुरू करके आखिर तक इसको एक ही नहज नहीं, पर, एक ही सिंपल सा जब जब आप सिंपल से शुरू करके सिंपल से खत्म करेंगे तो वो रिसर्च आर्टिकल नहीं होगा, वो महज एक कॉलम होगा या जी। मजमून होगा। आपको वही तरीकाकार इख्तियार करना है जो आप एक थीसिस या मकाला या डेजर्टेशन लिखने में इख्तियार करते हैं। जाहिर है कि उससे पहले जो रिसर्च हो चुकी है अगर आप उसी को दोहरा देंगे तो फिर आपने इनोवेशन तो कोई ना की। रिसर्च का हम्म, मतलब है नई चीज ढूंढना या किसी मसले का हल बताना। और जब आप कोई नई चीज भी नहीं दे रहे, किसी मसले का हल भी नहीं दे रहे, तो आपकी रिसर्च जो है वो इररेलीवेंट है। आप 1000 आर्टिकल लिख लें उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और जी सर। इम्पैक्ट उसी सूरत में होगा जब उस रिसर्च की लिंकेज जो है वो सोसाइटी के साथ जुड़ेगी।
और आपने अगर देखा होगा तो यूनिवर्सिटीज और मदरसे और हायर एजुकेशन कमीशन सबसे ज्यादा जो इस वक्त फोकस कर रहा है तमाम यूनिवर्सिटीज को और मदरसों को कि आप अपनी रिसर्च जो है वो सोशल इश्यूज के साथ जोड़ें, इंडस्ट्री के साथ लिंक हो, सोसाइटी की सर्विसेज के साथ लिंक हो। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपने जो रिसर्च की है उसका कोई क्रेडिट नहीं है, वो बस अलमारियों तक महदूद रहेगी, डिग्री मिल जाएगी और उसका कोई फायदा नहीं है। जी सो रिसर्च जब तक इन चीजों से नहीं जुड़ती तो उस वक्त तो वो उसका कोई फायदा नहीं होता। कमर जी जी अब्बास जी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैं सवाल कमर अब्बास साहब का लेता हूँ। उससे पहले जिन जिन का भी सवाल है तो हैंड रेज जरूर कीजिएगा, ताकि एक लाइन में हो आप, और फिर बारी बारी आपको सवाल के लिए बुलाया जाए। अच्छा, कमर अब्बास साहब के सवाल से पहले जो चैट बॉक्स में लिखा हुआ सवाल है वो भी मुख्तसर, अगर डॉक्टर साहब आप उसका जवाब दे दें। डॉक्टर हिना साहिबा ने लिखा है कि ये जो डॉक्टर हिना साहिबा का सवाल, हाँ जी, प्रिडिक्टरी जर्नल्स का कैसे मालूम होगा, इसको कैसे मालूम किया जाएगा जी? जी जी जी, प्रेडेटरी जर्नल्स जो है उसके मालूम करने का बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके कई तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं और क्रेडिबल इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं दुनिया की, उनमें से दो चार के मैं आपके साथ नाम ले लेता हूँ। जैसे वेब ऑफ साइंस है, जैसे स्कूपस है, जैसे स्प्रिंगर है, इसी तरह और भी आईईई है, और बहुत सारी ऐसी इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं जो दुनिया के अंदर मौजूद जितने भी रिसर्च जर्नल्स हैं उनके यहाँ उनका डाटा मौजूद है। इंडेक्सिंग, अगर आप किसी भी रिसर्च जर्नल की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो जिन जिन इंडेक्सिंग एजेंसीज के अंदर वो रजिस्टर है या वो मौजूद है, उसको उस रिसर्च जर्नल ने नाम दिया होता है। आप उनकी सालाना जो है वो लिस्ट चेक करें हर साल। वेब ऑफ साइंस या स्कूपर्स जो होते हैं वो जून के महीने में जो ऐसे जर्नल्स की लिस्ट शाया करता है जो क्रेडिबल हैं, और उस लिस्ट के अंदर अगर उसका नाम मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेडेटरी जर्नल है, और वो आपसे सिर्फ पैसे लेकर रिसर्च छाप देगा, और जब आप इसका क्रेडिट लेने के लिए कहीं जाएंगे वहां पता चलेगा कि इस रिसर्च जर्नल का तो कोई वजूद ही नहीं है। एक तरीका तो ये है। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो पाकिस्तान के अंदर किसी प्रीडेटरी जर्नल को असेस करने का तरीका यह है कि आप हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पर जाएं। वो भी सालाना हर साल जो अप्रूव्ड रिसर्च जर्नल हैं उनकी लिस्ट शाया करते हैं। उस लिस्ट में चेक कीजिए, अगर उस जर्नल का नाम वहां मौजूद है तो आप अपना आर्टिकल उसको सबमिट करें। अगर उस रिसर्च जर्नल का नाम मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे पैसे बटोर रहे हैं और वेबसाइट के ऊपर आपका आर्टिकल लगा देंगे, और उसके बाद जब आप उसको वेट करवाने के लिए लेके जाएंगे तो जाहिर है वहां पर आपको सफेद जवाब मिलेगा। उस वक्त तक आपके पैसे और तहकीक दोनों ज़ाया हो चुकी होगी। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप उसके जो है ना एडिटर और उसकी मुशावरती टीम, और उसके अंदर ज़ाहिर है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर होते हैं, और पीएचडी से कम आदमी ज़ाहिर है उसमें मौजूद नहीं होता। उनकी आप प्रोफाइल्स देखें, अगर वो हकीकी तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं गूगल स्कॉलर्स में या बाकी जो इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं वहां पर, उनके इदारा देखें कि किस इदारे से लिया है। उस वेबसाइट से भी पता चल जाता है। अगर मेरा नाम अब्दुल अजीज है, अब आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें उर्दू शोबा जो है वहां पर मेरा नाम, डेजिग्नेशन, तस्वीर और बाकी प्रोफाइल भी मौजूद होगा। अगर उसकी वेबसाइट के ऊपर किसी ऐसे शख्स का नाम मौजूद हो जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, बहुत सारे प्रीडेटरी जर्नल फर्जी नाम लिखे होते हैं तो इसलिए उससे भी चेक हो जाता है। सो तीसरी शक आपको उस वक्त पढ़ना चाहिए जब आपसे वो आर्टिकल लेते हैं तो साथ ही फीस ले लेते हैं, और फीस लेने में वो बहुत जल्दी कर रहे होते हैं। जो दूसरे जर्नल्स हैं वो पहले आपसे आर्टिकल जैसे मैंने सबमिट किया तो उसके लिए सिर्फ प्रोसेसिंग फीस जो है वो मांगेगा,
प्रोसेसिंग फीस के बाद वो प्रोसेस करेगा उस आर्टिकल को। पहले तो देखेगा कि क्या उसकी पॉलिसी के मुताबिक है, अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा और आपको मेल आ जाएगी कि आप का रिसर्च आर्टिकल यहाँ शाया नहीं हो सकता, आप किसी और जर्नल को भेजें। दूसरा, उसका वो रिव्यूज लेता है, जो उसका रिव्यूइंग सिस्टम होता है, ब्लाइंड रिव्यूज होते हैं मोस्टली। हायर एजुकेशन कमीशन से जो अप्रूव्ड रिसर्च जर्नल्स हैं, रिव्यू पॉजिटिव हैं, उसकी जो प्लेजरिज्म रिपोर्ट है उसके अंदर अगर 19% या उससे अबव प्लेजरिज्म आता है तब भी नहीं छप सकता। अगर प्लेजरिज्म ठीक है, रिपोर्ट्स ठीक है, तो फिर आपको मेल आएगी कि प्रोसेसिंग के बाद अब आपका आर्टिकल जो है वो छपने के काबिल है, आप फलां डेट तक रिसीव सॉरी जो उसकी फी है वो सबमिट कर दें। उसके बाद वो फिर आपको आपका आर्टिकल शाया करेंगे। तो अमूमन जो प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं वो फीस जो है वो पहले ले लेते हैं, साथ ही आपका आर्टिकल ले लेते हैं, और फिर दूसरे दिन आपको लिंक भी दे देते हैं। यानी इतनी स्पीड जो होती है वो तेज प्रीडेटरी जर्नल्स की हो सकती है। अमूमन आप जब रिव्यू लेते हैं तो 2-4 दिन तो रिव्यूअर को भी देते हैं ना, कि आप उस आर्टिकल को वो पढ़े और उसके ऊपर कमेंट करें। तो इतना फास्ट प्रोसेस जब हो रहा होगा तो आपके जहन समझ जाना चाहिए कि ये साहब जो है वो हमसे सिर्फ पैसे और रिसर्च जो है वो हमारी ले रहे हैं, अदरवाइज बहुत इस तरह शुक्रिया। होता नहीं। बहुत शुक्रिया। तो बेहतरीन हो गया कि जी। प्रीडेटरी जर्नल्स का फ़र्क भी क्लियर हो गया, और जो उनकी शिनाख्त करने के लिए आपने बता दिया वो भी क्लियर हो गया कि एचईसी की वेबसाइट से भी हमें मालूम हो सकता है और आलमी तौर पर भी। कमर अब्बास साहब का सवाल लेते हैं, और चैट बॉक्स के जो सवालात हैं वो फिर हम उसके बाद आखिर में लेंगे जी। जी कमर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरे दो तीन सवाल आवाज़ थे। आपकी बहुत स्लो है कमर अब्बास साहब। ज़रा ऊंचा बोलिएगा और एक एक सवाल करके रखिएगा ताकि एक का जवाब पहले मिले। अभी आवाज़ बताएं किस तरह आ रही है, जी ऊंची है जी, या अभी कम? अभी सही है जी। क्या मेरा पहला सवाल जो है वो कीवर्ड्स के बारे में। आप कीवर्ड्स के बारे में ज़रा थोड़ी हम्म। रंगबाई करें कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर से हम लेंगे या जो पूरा हमारा थीसिस या आर्टिकल है उसके अंदर से लेंगे, उसकी उसकी क्या ट्रिक्स हैं ताकि हमारे कीवर्ड्स मजबूत हों? अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा वैसे कीवर्ड्स का जो तस्वर है, आपने अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप कोई रील्स अपलोड करते हैं, कोई इस तरह की लगाते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आ जाता है कुछ आप वर्ड्स या कीवर्ड्स लगाएं तो वो ट्रेंडिंग में चली जाती है चीज। वो सर्च करने का एक उनका, आप उसको क्या कह सकते हैं, एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम जो है वो जाहिर है कि जब इंडेक्सिंग एजेंसीज किसी आर्टिकल्स की साइटेशंस को बढ़ाती हैं, या एसईओ का एक तस्वर मौजूद है। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर चीज़ें जो सर्च होती हैं वो इन कीवर्ड्स की मदद से होती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये अफसाने के ऊपर ये अभी आर्टिकल जो सबमिट किया है तो उसके अंदर मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखा है। तो अब शॉर्ट स्टोरी के हवाले से जब भी कोई सर्च करेगा तो शॉर्ट स्टोरी कीवर्ड्स को सबसे पहले सर्च इंजन तलाश करता है। सो उस कीवर्ड्स की मदद से वो इस आर्टिकल तक पहुंचेगा, और फिर इसका ऑप्शन वो जो है वो सर्च इंजन के अंदर आ जाएगा। अब जाहिर है जो रिसर्चर होगा उसको खोलेगा, पढ़ेगा, उसके अंदर से इक्तबास लेगा, उसका हवाला देगा। तो और कहीं पर भी वो किसी भी रिसर्च जर्नल के अंदर जब होगा तो इसका मतलब है उसकी एक साइटेशन जो है वो बढ़ गई है। और जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उनके अंदर एक चीज इस्तेमाल होती है, इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो जाहिर है कि इसी बुनियाद पर होता है कि किसी रिसर्च जर्नल के अंदर जो साइटेशन है वो किस तरह से है। एक साल के अंदर इम्पैक्ट फैक्टर निकालने के लिए एक ही फार्मूला है कि एक साल के अंदर किसी रिसर्च जर्नल की कितनी साइटेशंस हुई हैं और कितने आर्टिकल उसके अंदर पब्लिश हुए हैं। मिसाल के तौर पर 50 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं एक साल के अंदर, और 100 उसकी साइटेशन है, तो आप 100 को 50 पर डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब होगा कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर 2 है।
तो टू इम्पैक्ट फैक्टर हम इस तरह से हमने निकाला है। इसी तरह कुछ रिसर्च जर्नल होते हैं उनका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा भी होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जितना इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होगा तो जाहिर है कि वो हाई हाई क्वालिटी रिसर्च जर्नल में काउंट होगा। और जाहिर है इसके लिए हमें कीवर्ड्स चाहिए होते हैं और साइटेशन चाहिए होती है, तो कीवर्ड्स हम इसलिए लगाते हैं। और ये कीवर्ड्स जो हैं ये आपके पूरा जो रिसर्च आर्टिकल है आप उसमें से ऐसे लफ्ज निकालते हैं जो उस आर्टिकल की नुमाइंदगी कर रहे हों। तो जाहिर है कि अगर मैंने कोई शॉर्ट स्टोरी पे लिखा है, अफसाने पे लिखा है आर्टिकल, तो मैं उसके ऊपर शायरी का कीवर्ड लगाऊंगा, तो जो उसको सर्च करेगा वो तो उसको इग्नोर कर देगा, उसकी कोई साइटेशन नहीं लेगा, वो उसके तो काम का ही नहीं है, बल्कि इरिटेट होगा रिसर्चर। तो आप उसके नुमाइंदा लफ्ज जो हैं जिससे उस रिसर्च आर्टिकल की नुमाइंदगी हो रही है, उन कीवर्ड्स को आप ज्यादा इस्तेमाल करें। बहुत खूब। जी 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 कमराबाद साहब का कोई और सवाल है, प्लीज। जी हसन भाई, दो तीन सवालात और हैं। आवाज़ आ रही है मेरी साहब? जी जी। जी सर, आपने बताया कि जब आप किसी भी रिसर्च जर्नल में अपना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं तो उससे पहले आपके आर्टिकल में ये चीज़ें होनी चाहिए। उसमें आपने ये जिक्र किया है कि उर्दू और रोमन हवाले। तो अगर हम उर्दू में अपना आर्टिकल लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं तो उसमें जो हमारे हवाले होंगे, रेफरेंसेस, वो भी तो उर्दू में ही होंगे एंड पे जो आते हैं। तो रोमन हवाले का मतलब मुझे समझ नहीं आया। रोमन हवाले जो आपने उर्दू में लिखे हैं ना, उसको रोमन रस्मुल खत में लिखते हैं। चूंकि जो होता है ज्यादातर चीजें, जब साइटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अंग्रेजी में ज्यादा ना, उर्दू में कम है। और जो गूगल होता है वो सिर्फ यूनिकोड को जो है वो डिटेक्ट करता है, पीडीएफ को नहीं करता। तो जब रोमन्स हवाले आप लिखते हैं तो उसको सर्च करने में आसानी होती है एज कंपेयर टू जो आप उर्दू में हवाला देते हैं। तो जब हवाले रोमन्स में होंगे तो उसको आसानी होगी सर्च करने के हवाले से, साइटेशन के हवाले से। तो इसलिए हम उसको रोमन हवाले भी उसके साथ ही दे देते हैं, यानी रेफरेंस डॉक्टर साहब यही के फरमा हवाले रहे से। हैं कि इंग्लिश के लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा लेकिन लिखी जाएगी उर्दू, तो इसको रोमन कहते हैं। लिखी उर्दू ही जाएगी, जी। लिखी उर्दू ही जाएगी। अगर आपने कोई मिसाल के तौर पर कोई भी किताब है तो उसको आपने उर्दू में लिखना है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो रोमन यूज करना है। जी, बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त हो तो कमराबाद साहब, आवाज फिर आपकी स्लो है। अभी आवाज़ आ रही है? जी जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना तीसरा सवाल भी कर लूँ। जी जी। जरा जल्दी से प्लीज। सर, आपने बताया कि रिसर्च जर्नल का जी जी। स्कोप देखने के बाद ही आपने अपना आर्टिकल भेजना है। एक तो इससे जी मुतालिक सर, पहले बल्कि इसका मैं जो आप सुन लूँ तो उसके बाद सवाल करूंगा कि स्कोप और ऑब्जेक्टिव हम कैसे देखेंगे। यानी हम चाहते हैं कि भाई ये हमारा उस ये बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आप रिसर्च जर्नल की वेबसाइट पर जाएं, तो आप उसको अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर उसकी सारी मालूमात दी हुई होगी। तो वहाँ पर एक आइकॉन आ रहा होगा उस रिसर्च जर्नल का, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव का, स्कोप का, उसको पढ़ लीजिए। बल्कि उसके ऊपर ये भी आ रहा होता है कि जो रिसर्चर के लिए गाइडलाइन भी दी गई होती है। गाइडलाइन इस तरह दी गई होती है कि आपने फॉन्ट क्या रखना है, कोटेशन का फॉन्ट क्या होना चाहिए, रेफरेंस देने के जो तरीके हैं वो अब एक तरह के नहीं है, कई तरह के तरीके हैं। तो आपको कौन सा रेफरेंस देने का जो तरीका है वो इस्तेमाल, किसी रोज हम इस पे भी बात कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हवाला देने का तरीका है वो कौन सा होता है, और हवाला देने के कितने तरीके राइज हैं। और जाहिर है, और वो रिसर्च जर्नल किस हवाले देने के तरीके को अडॉप्ट कर रहा है। सो वही अगर आप करके भेजेंगे तो एडिटर को आसान होगा, वरना उसको हवाले बदलने पड़ेंगे और उसका काफी वक्त जाया होगा। तो जाहिर है उसके लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है।
कि वो और ये डिटेल्स मुश्किल जो में हैं वो पड़े। किसी भी जर्नल के बारे में आपको इंटरनेट से आसानी से दस्तयाब होती हैं कि इस जर्नल के अंदर किस स्टाइल की साइटेशन चाहिए या रेफरेंसेस चाहिए, और किस स्टाइल के अंदर वो आपसे ये हम्म। सबमिशन चाहता है। तो ये आसानी से फिर वो, अगर उसका आप एक दफ़ा नाम आपको पता चल जाता है तो फिर उसी नाम से आप उसको सर्च करके उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। अब्दुल मजीद साहब का सवाल लेते हैं जी। अब्दुल मजीद साहब, हमें सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम मेरे अस्सलाम। तकरीबन सवालात का जवाब आ चुका है। बस आखिर में मैं इतना कहूंगा कि अ, जो आपका जनरल है उसकी फीस कितनी है? जी। यही सवाल मेरे पास फीस तकरीबन बच कुछ गए। फीस उसकी कुछ ज्यादा नहीं है। उसकी फीस जो है वो 13,000 रुपये है इस वक्त। तो 13,000 कुछ ज्यादा फीस नहीं है। आप जितने भी यूनिवर्सिटीज के रिसर्च जर्नल देखेंगे उनकी 15,000 से 20,000 और इससे ऊपर फीस है। और प्राइवेट जर्नल्स की भी इससे ज्यादा होगी। मेरा ख्याल है सबसे कम अगर पाकिस्तान के अंदर किसी रिसर्च जर्नल की फीस होगी तो वो तहकीक व तजिया की है। और ये 13,000 है, जिसमें से 3,000 प्रोसेसिंग फीस है और 10,000 पब्लिकेशन फीस। जी बहुत शुक्रिया। मैं चैट बॉक्स से में काफ़ी सवालात हैं जी, उनको एक एक करके पढ़ता हूँ। एक सवाल है मोहम्मद हसीब भाई की तरफ से। सवाल नंबर एक है कि रिसर्च जर्नल तहकीक और तजिया के अलावा और भी कौन कौन से जर्नल्स हैं आपके इदारे में? अपने इदारे का तारुफ भी रसम रखिएगा और उसके तहत दूसरे किसी जर्नल का भी नाम लीजिएगा। ये एक सवाल है इनका जी। बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स हैं। अब आप उर्दू के हवाले से पूछ रहे हैं तो बहुत सारे हैं। बाकी इस्लामिक स्टडी के हवाले से भी बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से मेरा ख्याल है कि 60% जितने शोबाजात मौजूद हैं उनके पास अपने अपने रिसर्च जर्नल्स मौजूद हैं। अब अगर उनकी तफसील ली जाए तो एक ज़ाहिर है कि एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। मसलन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर शोबा इस्लामिया जो है उसके अंदर दो जर्नल्स जो हैं वो वाई कैटेगरी के अंदर मौजूद हैं। एक है शायद अल लिसान है और दूसरे का नाम ज़िया तहकीक है। इसी तरह इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर इस्लामियात का रिसर्च जर्नल मौजूद है। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी मौजूद है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्टली डिपार्टमेंट्स के हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटी या जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यहाँ रिसर्च जर्नल मौजूद नहीं होगा। इसके अलावा कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और इदारे भी होते हैं जो अपना रिसर्च जर्नल्स शाया करते हैं। आप ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे मदरसे होंगे या फिर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनके अपने रिसर्च जर्नल्स होंगे। बहुत सारे होंगे। अगर आपके पास है तो इंटरनेशनल सतह पर भी ज़ाहिर है कि रिसर्च जर्नल मौजूद हैं इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से। बल्कि मैं समझता हूँ उर्दू से ज़्यादा इस्लामिक स्टडीज़ के जर्नल मौजूद हैं। और उसमें सिर्फ एक मुल्क नहीं है, 57 मुल्क हैं इस्लामी। और इसके अलावा यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनमें एक शोबा मौजूद है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन एक शोबा मौजूद होता है जिसका नाम है ईस्टर्न स्टडीज का। ओरिएंटल और एशियन स्टडीज या ईस्टर्न स्टडीज या मुख्तलिफ नामों से मौजूद होगा। यानी मशरक इस्लाम है उसका ताल्लुक मशरक से है, मगरिब से तो है नहीं। तो वहाँ पर भी जो जर्नल्स होते हैं उनके अंदर भी आपका आर्टिकल एक्सेप्टेबल होता है अगर आप उसका मीडियम अंग्रेजी रखेंगे। जाहिर है उनके लिए तो अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। बहुत और शुक्रिया। उर्दू वो इंडिया और पाकिस्तान में आपको मिलेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट के हवाले जी से जी। हसीब साहब का सवाल था, वो उसका जवाब आ गया है। और राफिया वकार साहिबा ने लिखा है कि सर काइंडली इन एजेंसीज के नाम चैट बॉक्स में भेज दें। किन एजेंसीज के बारे में सवाल कर रही हैं राफिया साहिबा? आप अगर बोल कर भी बता दें, अगर यहाँ मेरा मौजूद ख्याल हैं। है वो इंडेक्सिंग एजेंसीज की बात कर जी रहे जी हैं। जी जी। इंडेक्सिंग एजेंसी मैंने आपको बताया कि जो दुनिया के अंदर सबसे मारूफ है वो तो है स्कूपस। और इसी तरह साइंसेस का जर्नल है तो वेब ऑफ साइंस है, स्प्रिंगर है। और पाकिस्तान के अंदर भी इंडेक्सिंग एजेंसीज मौजूद हैं।
इसमें से तहकीकात और उर्दू जरायद के नाम से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंडेक्सिंग एजेंसी मौजूद है। और भी होंगी, जाहिर है। पाकिस्तान के अंदर जो रसाइल की इंडेक्सिंग करती हैं, तो बहुत सारी हैं, लेकिन एज अ रिसर्चर आपको इतनी इंडेक्सिंग एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। एक जो रिसर्च जर्नल का एडिटर होता है उसको ज़्यादा उससे गर्ज होती है, क्योंकि वो अपना रिसर्च जर्नल उन इंडेक्सिंग एजेंसी में रजिस्टर्स करवाता है। तो उसकी कुछ फ्री होती हैं, कुछ उसकी फीस लेती हैं और डॉलर्स में लेती हैं। आपकी साइटेशन बढ़ाने के हवाले से वो ज़रूरी होता है। तो वो एडिटर का ज़्यादा सर दर्द है, रिसर्चर का नहीं है। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है कि मुल्की सतह पर या बैन अवी सतह पर किसी भी मौजू पर कोई आर्टिकल आया लिखा गया है या नहीं, कैसे मालूम होगा? यानी आप ये चाहते हैं कि भाई इस मौजू पर आर्टिकल लिखा गया है, तो आप उस आर्टिकल को तलाश करना चाहते हैं, हसी भाई ऐसा ही है कोई आपका सवाल? और आप समझते हैं कि भाई ये आर्टिकल इंटरनेशनल सतह पर लिखा गया है या बैन नेशनल सतह पर लिखा गया है? ये सवाल जरा वाजे करें आप। जी 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 जी, बिल्कुल यही मतलब है जी। इसमें आप वेबसाइट जब जाते हैं इंडेक्सिंग एजेंसीज की वेबसाइट्स पर, तो वहाँ पर अगर आप कीवर्ड्स डालेंगे या टाइटल डालेंगे तो बहुत सारे उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाते हैं जो आपके सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होते हैं। आप उनसे साइटेशन ले सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की अब तो इस वक्त जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो रिसर्चर्स के लिए अब तो एप्स भी बनने लग गई हैं। वो एप्स अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर इसी तरह से वो आपको मुख्तलिफ आपके मौजूद से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वो उसको इकट्ठा करके देता है। अगर आपको 8 10 15 आर्टिकल्स अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाते हैं। कुछ एप्स ऐसी भी अब आने लग गई हैं जो आप उन आर्टिकल्स को उसके अंदर डालेंगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पढ़कर उनके की पॉइंट्स भी आपको निकाल के दे देगा। 15 आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत सारा वक्त है, लेकिन अगर वो आपको उसके की पॉइंट्स बता दे तो काफी सारा वक्त आसान हो जाता है। तो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी असिस्टेंस का काम भी कर रही है, अगर आप उन एप्स तक रसाई हासिल कर लें। तो जाहिर है इस पे अगर मैं गुफ्तगू करूं तो फिर हमारा और ज्यादा वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, फिर हमारा वो बैन अल उलूमी तहकीक आपने एक लफ्ज यूज किया है, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसका जी क्या जी, मतलब है? ये आप पूछ रहे हैं कोई और? जी, चैट बॉक्स के सवालात ही हैं, उनमें का एक अच्छा, सवाल है। बैनुल उलूमी से मुराद ये है कि आप अगर मजहब आपका रिलीजन इस्लाम है और उस हवाले से आप रिसर्च कर रहे हैं, तो इस हवाले से दीगर उलूम से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर साइंस से, एंथ्रोपोलॉजी से, फिलॉसफी से, हिस्ट्री से और बाकी जो उलूम है, अगर वो उस टॉपिक को सपोर्ट करें तो आप वहाँ से रेफरेंस लेकर अपनी लॉजिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। तो इससे मुराद मेरी ये थी बैनुल उलूमी या इंटरडिसिप्लिनरी। फिर आप कुछ चीजें दूसरे उलूम के साथ जोड़ते भी हैं। मसलन साइकोलॉजी और रिलीजन का आप एक दूसरे के साथ रिलेशन बना सकते हैं। फिलॉसफी और रिलीजन का रिलेशन बना सकते हैं। साइंस और रिलीजन का रिलेशन बना सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन बना सकते हैं। हिस्ट्री का रिलीजन के साथ एक रिलेशन बना सकते हैं। तो इस तरह की जो दो मुख्तलिफ डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज मिल जाएंगे तो एक तरह से वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो जाएगी। तो इसमें आप उन एक्सपर्ट्स को साथ लें जो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, वो आपका को ऑथर होगा उस रिसर्च आर्टिकल का। तो एक कोलैबोरेशन से आप अपने एक प्रोजेक्ट को बेहतर अंदाज में और सही रास्ते पर जो ले जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक ही जगह रहें। जिसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कुएं का मेंढक, तो आपको कुएं का मेंढक नहीं बनना। आपको दीगर उलूम से इस्तेफादा करते हुए अपनी लॉजिक को स्ट्रांग बनाना है। बहुत शुक्रिया। मेरा ये अ, अगला सवाल है कि लिखे गए मकालात की फहरिस्त कैसे मिल सकती है? मकालात से मुराद यानी ये होगा कि एम फिल और पीएचडी के मकालों की फहरिस्त। फहरिस्त है जो है, ये हायर एजुकेशन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जितने भी पाकिस्तान के अंदर पीएचडी के मकालात हैं वो उस वहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ आप उनकी फहरिस्त ले सकते हैं बल्कि उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हिना असगर साहिबा का सवाल है कि एक किस्म जर्नल्स की वो होती है जो यूनिवर्सिटी से मुल्हका होते हैं, दूसरी किस्म प्राइवेट जर्नल्स की है, इन दोनों की अहमियत में क्या फ़र्क है? जब उसको हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है तो दोनों एक ही सतह पर मौजूद होते हैं, इसलिए इनमें कोई फर्क नहीं होता। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं पूछता हूँ कि एक्स कैटेगरी और वाई कैटेगरी के जर्नल्स, तो इनका फ़र्क कितना होता है, और इनकी फिर अहमियत को भी ज़रा जिक्र कर इनका दें। काफी फर्क होता है। जी। जो डब्ल्यू और एक्स कैटेगरी है, जो डब्ल्यू सबसे ऊपर है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद वाई है। डब्ल्यू कैटेगरी के अंदर वो रिसर्च जर्नल्स आते हैं जब इंडेक्सिंग की जाती है और उनकी साइटेशन सबसे ज्यादा होती है। अगर फॉर एग्जांपल 100 साइटेशंस हैं और उसमें से जो अपर 25 लेवल के साइटेशंस होंगी जिन रिसर्च जर्नल्स की, वो डब्ल्यू में आ जाएंगे, और सबसे नीचे जिनकी 25% होगा वो वाई में आ जाएगा, और इसके जो दरमियान होगा वो एक्स में आ जाएगा। तो इस तरह करके उनकी रैंकिंग करते हैं, और इस रैंकिंग की बुनियाद में फिर बता रहा हूँ कि उनकी साइटेशन पर है। जितनी साइटेशन ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो जाहिर है वो उसकी रैंकिंग बेहतर होगी, रैंकिंग ज्यादा होगी तो उसकी कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कुछ एक सवाल ये लिखा हुआ कि कुछ रिसर्च जर्नल्स क्या ऐसे भी हैं कि फीस के बगैर भी वो कर रहे हैं? मिसाल शायद ऐसा तो कोई जर्नल नहीं होगा, क्योंकि वो तो फीस उनको देनी। ऐसे कुछ जर्नल्स हैं जो सरकारी इदारों के हैं। ठीक जाहिर है। है उसके अखराजात वो इदारा खुद बर्दाश्त करता है, और रिसर्चर से उसकी फीस नहीं लेता। तो सही। इसलिए जाहिर है कि वो उसके अखराजात खुद इदारा बर्दाश्त कर लेता है, तो रिसर्चर्स के लिए वो फ्री हो जाता है। अदरवाइज उसके ऊपर सर्विसेज के अखराजात तो आ रहे होते हैं। ठीक है। और ये सवाल कि डॉक्टर साहब हर रिसर्च जर्नल की फीस मुख्तस होती है, या मतलब वो कम ज्यादा वो अपनी मर्जी से करते रहते हैं? जी, वो कम ज्यादा अपनी मर्जी से करते रहते हैं। जाहिर है कि वाई कैटेगरी का रिसर्च जर्नल होगा उसकी साइटेशन जरा कम होगी तो उसकी फीस भी कम होगी। अगर वो डब्ल्यू एक्स में चला जाएगा तो उसकी साइटेशन चूंकि ज्यादा हो गई है और उसके अंदर छपने वाले आर्टिकल की वैल्यू भी ज्यादा हो गई है, तो वो जाहिर है कि अपनी फीस भी बढ़ा देगा। और जब फीस बढ़ा देगा तो जाहिर है उसकी फीस ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह जो डब्ल्यू होगा उससे भी ज्यादा फीस लेगा, क्योंकि उसके अंदर जो आपका आर्टिकल छपेगा उसकी क्रेडिबिलिटी भी तो ज्यादा हो जाएगी ना। बिल्कुल ठीक। अब आप मजीद सवालात नहीं लिखिएगा, अगले सवालात बहुत ज़्यादा हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से उनको मुकम्मल कर दूँ, जो कि हम 8 मिनट ऊपर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आगे एक सवाल है कि बैन अवी मंजूर शुदा मजल्लात को हम्म। उनका कहाँ से पता चलेगा? शायद आपने अपनी गुफ्तगू में कुछ जिक्र भी किया है इसका। जी जी, वो जो इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, स्कूपस के अंदर, वेब ऑफ साइंस के अंदर या स्प्रिंगर के अंदर उनकी इंडेक्सिंग मौजूद है, तो वो अप्रूव्ड जर्नल्स हैं। और पाकिस्तान का जो हायर एजुकेशन कमीशन है, पाकिस्तान की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसकी जो लिस्ट भी अंदर मौजूद है वो भी अप्रूव्ड जर्नल है। अच्छा, कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान हायर एजुकेशन में अप्लाई ही नहीं करते लेकिन वो स्कूपस के अंदर मौजूद हैं। तो हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो मजबूर है कि उन आर्टिकल्स की क्रेडिबिलिटी को माने जो स्कूपस और वेब ऑफ साइंस के अंदर मौजूद है। सही। बेहतरीन। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च जर्नल जो HEC से मंजूर शुदा हैं, उनकी तफसीलात हमें HEC की वेबसाइट से क्या मिल सकती हैं? जी बिल्कुल मिल सकती हैं। हर साल हायर एजुकेशन कमीशन कुछ रिसर्च जर्नल को सस्पेंड करता है, कुछ को अप्रूव करता है, तो ताज़ा लिस्ट जो है वो अपलोड करते हैं। HEC की वेबसाइट से आपको लिस्ट मिल जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिरी सवाल है कि अ, एक आर्टिकल एक मौजू पर पब्लिश किया जा चुका है, तो दोबारा उसी उन्वान पर आर्टिकल लिखा जा सकता है? अगर आपकी कोई नई जिहत आपके जहन में है और जाहिर है कि उसके ऊपर अगर काम नहीं हुआ तो आप उस मौजू पे लिख सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि वो कोई नई चीज़ आप बताएंगे। रिसर्च का मतलब इनोवेशन है, नई चीज़, नए रास्ते तलाश करना,
और जो चीज़ नज़रों से ओझल है उसको सामने लेके आना। अगर आप मक्खी पे मक्खी मारे हैं तो वो रिसर्च नहीं है। वो तो जाहिर है कंप्यूटर भी कर लेता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील से एक आर्टिकल के लिखने के बिल्कुल इब्तदाई मफरूज़े और हाइपोथेसिस से लेकर उसके पब्लिश करने तक के सारे मराहल को तकरीबन खंगाल दिया और तफसील से ये जिक्र कर दिया। और आज का सेशन तकरीबन सारे ही सेशन से इंतहाई मुफीद भी रहा और इतने ज़्यादा सवालात हैं कि वो फिर अब आपको चुप करवाना पड़ रहा है। जाहिर है ये उनकी दिलचस्पी के ऊपर दिलालत करता है कि आपके सेशन को कितना दिलचस्पी से अब आपने लिया। आप सबका भी, और यहाँ में एक बड़ी तादाद हमारी बहनों की मौजूद है। अल्लाह ताला उनके भी इल्म में अमल में बरकतें नसीब फरमाए कि हम सब एक खालिस नीयत से हैं कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो एक, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि एक इशू या एक मसला है जिसको हम हल करने की तरफ जा रहे हैं। वो कुड़न है जो हमारे अंदर है और उसका कोई हल तलाश करने की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसको रिसर्च कहेंगे और वही पर वो मेयारी रिसर्च होगी। अगर कहीं पे हम ज़रूरत पूरी करने के लिए कि भाई हमें यूनिवर्सिटी ने कहा कि 2 आर्टिकल शाया करने हैं, तब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, तब आपको डिग्री मिलेगी, तो अगर हम उस तरह सोच कर अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो जाहिर है कि वो फिर एआई को कहेंगे कि आप ही हमारी मदद करो, और फिर वो उस तरह की मेयारी चीज़ आगे जाएगी नहीं और फिर आगे फिर वो शाया भी नहीं हो सकेंगे। तो आज का सेशन डेफिनेटली तो ज़्यादा मुफीद है। मैं चूंकि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ मलेशिया के अंदर मौजूद हूँ, तो मुझे भी इस सेशन से बहुत फ़ायदा हुआ। अगरचे यहाँ की जो रिसर्च या इंटरनेशनल सतह पर जो रिसर्च का मेयार है हम वो भी सुनते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का सेशन डेफिनेटली इंतहाई मुअस्सर और मुफीद रहा मेरे लिए भी और हम सब के लिए भी। डॉक्टर साहब एक मरतबा आपका फिर बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया, और हमारी रज़ाकार टीम यहाँ मौजूद है उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत तावन किया और हर एक जो शरीक है उनके साथ जाकर इनफरादी तौर पर वो रब्ता करके उनको इस सेशन के लिए लाया। मुझे पता है कि रमज़ान मुबारक की मसरूफियात हैं, इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के बाद जो हमारे सेशंस होंगे उनमें ये तादाद यहाँ से डबल होगी। तो आप सब, अब आपने जिन्होंने हाज़िरी लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी हाज़िरी लगा दी है, इंशाल्लाह उनको ई सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। और डॉक्टर साहब का चूंकि अब हमारे साथ एक रिश्ता बन चुका है, तो हम मज़ीद आपको गाइड करने के लिए जब आपके आर्टिकल्स एक कंपटीशन के तौर पर हम आर्टिकल्स आपसे लिखवाएंगे, एक कंपटीशन इंशाल्लाह उसका ऐलान अप्रैल में किया जाएगा। तो उसमें जब आपके आर्टिकल्स आएंगे तो उसमें कुछ मेयारी जो आर्टिकल्स होंगे तो इंशाल्लाह इनाम के तौर पर हम इसी तहकीक व तजज़िया से आपके आर्टिकल मुदस्सर.pk की तरफ से भी छपवाए जाएंगे। लेकिन उसमें भी आपकी उस तहकीक को देखा जाएगा, आपकी रिसर्च और साइटेशन को देखा जाएगा, और उसके बाद जो मेयारी आर्टिकल्स होंगे तो इंशाल्लाह वो एक बतौर इनाम के आपके वो आर्टिकल इदारे की तरफ से शाया करवाए जाएंगे। ये आज ही मैं इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे ग्रुपों के अंदर हमारा जो मेन ग्रुप है उसके अंदर भी इसकी अनाउंसमेंट होती रहेगी। तो बस हम सब ने कमर कस लेनी है और अपनी जो रिसर्च की, ये हमारे एक तालीमी दौर गुजर है, इसको इतना म्यारी करना है कि कल को हम अगर किसी प्रोफेसरशिप की जगह पर पहुंच जाते हैं या वहां सतह पर पहुंच जाते हैं, तो वहां हम जाकर वो उस डिपार्टमेंट को या उस यूनिवर्सिटी को एक रोल मॉडल की हैसियत से करें, ताकि जो इस वक्त एक फिजा सी बनी हुई है कि भाई रिसर्च तो आती नहीं है और हमारे आर्टिकल्स और हमारे मकाले जो वो लिखे जा चुके होते हैं, हम डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन हमें रिसर्च का वो मेयार वो समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन हम इंशाल्लाह मदरसा.pk की सतह पर इस तरह की शख्सियात को से मदद लेकर और इनकी रहनुमाई और इनकी सरपरस्ती के अंदर हम सीख सीख कर चलेंगे, और मुस्तकबिल के हम इंशाल्लाह प्रोफेसर हैं, मुस्तकबिल के हम डॉक्टर हैं, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर वो रिसर्च की फिजा पैदा करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।